आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर फिर से एक नया वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो आपका विषय है समाजशास्त्र, इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ये प्रश्न जो हैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप गौर कीजिएगा इन सभी प्रश्नों में। और अब जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, उनमें मुझे उम्मीद है कि कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे। तो हम आपकी ही किताब समाजशास्त्र से यहाँ पर कुछ प्रश्नों लेकर के आए हैं, जो आपके एक एक नंबर के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 40 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, और इसमें मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो शायद आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है आने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें और प्रत्येक प्रश्न पर गौर करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो हम प्रश्न नंबर 1 से यहाँ पे शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका है यहाँ पे, चारों वर्णों में से सबसे उच्च वर्ण किसे माना जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ण जो है वो वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ा होगा अपने बुक में, वर्ण व्यवस्था। इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि 4 वर्ण होते हैं और चारों वर्णों में से सबसे उच्च वर्ण किसे माना गया है या किसे माना जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं। इनमें सबसे उच्च वर्ण किसको माना जाता है? ब्राह्मण वर्ण को माना जाता है। यानी कि ब्राह्मण वर्ण जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, यानी कि सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण वर्ण होगा। प्रश्न नंबर 2 देखें। हिंदू धर्म का परम लक्ष्य क्या है? हिंदू धर्म का परम लक्ष्य, मंजिल कह सकते हैं आप, कि हिंदू धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो क्या है? धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति। ये आपके समाजशास्त्र नामक जो आपकी जो समाजशास्त्र की जो पुस्तक है, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि हिंदू धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो धर्म का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होना। पुरुषार्थ वाला जो टॉपिक आपका है क्लास 12th में, उसी टॉपिक में ये बात कही गई है कि हिंदू धर्म का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि पुरुषार्थ जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, और प्रथम जो पुरुषार्थ है वो धर्म है। तो धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति जो है हिंदू धर्म का परम लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 3 देखें। प्रजा की रक्षा करना किस वर्ण का प्रमुख कर्तव्य माना गया है? देखिए, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है, प्राचीन समय से जो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में चली आ रही थी, उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्णों का जो कार्य है वो निर्धारित किया गया था, या फिर बांटा गया था कि इस ब्राह्मण वर्ण का कार्य जो है पूजा पाठ इत्यादि करना है, और क्षत्रिय वर्ण का कार्य क्या है? वो प्रजा की रक्षा करना। तो क्षत्रिय वर्ण जो है वो क्या था? प्रजा की रक्षा करना इसका कर्तव्य माना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्षत्रिय वर्ण। प्रश्न नंबर 4 देखें। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ये तो मैंने आपको क्लियर करा ही दिया है। पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। मैं यहाँ पे जो है एक एक नंबर के जो प्रश्न आप से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी। तो कुल वर्णों की संख्या 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका आंसर यहाँ पे कंठस्थ हो गया है आपको। प्रश्न नंबर 5 देखें। आश्रमों की संख्या कितनी है? अभी हमने यहाँ पे वर्ण देखे थे, और अब यहाँ पे जो प्रश्न आया है वो आश्रम से संबंधित, यानी कि आश्रम व्यवस्था भी आपके 12th की जो समाजशास्त्र की बुक है उसमें है आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आश्रमों की संख्या कितनी है? 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आश्रमों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। किस संस्कार के पश्चात मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है?
हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात कही गई है, या 16 संस्कार जो हैं हिंदू धर्म में बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किस संस्कार के पश्चात मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी कि वो कौन सा संस्कार है जिसके उपरांत मनुष्य जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, यानी कि उसके गृहस्थ आश्रम की शुरुआत हो जाती है। तो वो कौन सा आश्रम है? वो कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार। प्रश्न शायद मैंने गलत पढ़ दिया है, दोबारा से मैं इसको पढ़ना चाहूँगी, शायद मेरे बोलने में गलती हो गई। किस संस्कार के पश्चात मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है? तो 16 संस्कारों की बात हिंदू धर्म में कही गई है। तो विवाह संस्कार वो संस्कार है जिसके उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखें, संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की आयु कितनी है? यानी कि मनुष्य संन्यास आश्रम में कब प्रवेश करता है? जो मनुष्य का संपूर्ण जो जीवन है उसको आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो आश्रम आपका है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके उपरांत आपका गृहस्थ आश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है, और अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है। तो अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम है, और इस आश्रम में प्रवेश करने की आयु कितनी है? 75 वर्ष है। यानी कि 75 वर्ष की आयु के उपरांत मनुष्य जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है। 75 से 100 वर्ष तक की, यानी कि जो 25 वर्ष की ये जो आयु है, इस आयु में मनुष्य जो है संन्यास आश्रम में रहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखें, चारों आश्रमों में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसे माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण आश्रम किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थ आश्रम आपका द्वितीय आश्रम है जिसकी आयु 25 से 50 वर्ष की मानी जाती है, और इसी आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखें, जजमानी प्रथा में कितने पक्ष होते हैं? यह जजमानी प्रथा वाला जो टॉपिक है ये भी आपके बुक में है। तो इस प्रथा में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन सा? एक जजमान पक्ष हो गया और एक सेवक पक्ष। जजमान पक्ष वो होता है जिसकी सेवा की जाती है, यानी कि जो सेवा लेता है, और सेवक पक्ष कौन होता है? जो सेवा करता है, यानी कि सेवा देता है किसी को। तो जजमानी प्रथा में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। एक सेवा करने वाला, सेवा प्रदान करने वाला, एक सेवा लेने वाला। तो प्रश्न नंबर अब 10 देखेंगे हम, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? नगर की बात हो रही है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो मुंबई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखें, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? इसका आंसर है किंग्सले डेविस। आप प्रत्येक प्रश्न पर गौर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 12 देखें, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? यानी कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है? साक्षरता दर कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तो कौन सा राज्य है वो? केरल। भारत के दक्षिण में ये राज्य स्थित है। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 13 देखें, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। अभी हमने देखा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर हमने देखा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्य की। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, जिस परिवार में सत्ता सबसे अधिक उम्र के पुरुष के हाथ में होती है उस परिवार को किस नाम से जाना जाता है? जिस परिवार में, ये परिवार से संबंधित आपका टॉपिक यहाँ पे आ गया, प्रश्न आ गया, जिस परिवार में सत्ता सबसे अधिक, सत्ता या शक्ति कहें या फिर कहें पावर, सबसे अधिक उम्र के पुरुष के हाथ में होती है उसको क्या कहा जाता है? पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक, ठीक है। सत्ता के आधार पर जो परिवार है वो 2 प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो जिस परिवार में सत्ता सबसे अधिक उम्र के पुरुष के हाथ में होती है उसको पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखें, मातृसत्तात्मक परिवार में सत्ता किसके हाथ में होती है?
मातृ सत्तात्मक परिवार में सत्ता किसके हाथ में होती है? माता के हाथ में। जैसा कि यहाँ पर इस शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि मातृ सत्तात्मक, यानी कि जहाँ पर सत्ता जो है माता के हाथ में है। अगला प्रश्न है 16, स्थान के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? स्थान के आधार पर इसका आंसर हम देखेंगे, 2 भागों में बांटा गया है, मातृस्थानीय और पितृस्थानीय। मातृस्थानीय परिवार और पितृस्थानीय परिवार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जिस परिवार में वंश माता के नाम से चलता है उस परिवार को क्या कहा जाता है? जिस परिवार में वंश जो है वो माता के नाम से चलता है उस परिवार को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मातृवंशीय परिवार। और जिस परिवार में जो वंश है वो पिता के नाम से चलता है उसको क्या क्या कहा जाता है? पितृवंशीय परिवार। प्रश्न नंबर 18 देखें, जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा कई बार पूछी भी जाती है कि ये परिभाषा किसकी है, और यहाँ पे मैंने प्रश्न रखा भी है आपके लिए कि ये एक, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। आपको एक जाति की एक परिभाषा भी जो है यहाँ पर आपको याद हो जाएगी। ये बहुत ही बहुत ही आसान है ये परिभाषा। आपको जो है इसको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी कि जाति एक बंद वर्ग है। ये परिभाषा किसकी है? मजूमदार और मदन की ये परिभाषा है, और आप यहाँ पर जाति की एक परिभाषा भी सीख लिए। अब प्रश्न नंबर 19 देखें, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? भारत की बात हो रही है यहाँ पे। भारत में सामाजिक स्तरीकरण का आधार यानी कि समाज को भिन्न भिन्न भागों में बांटना या उसका विभाजन करना, उसको बांटना। तो सामाजिक स्तरीकरण यानी कि सामाजिक बंटवारे का आधार क्या है भारत में? भारत में समाज को किस आधार पर बांटा गया है? तो क्या है? जाति व्यवस्था। यानी कि भारत को जो विभाजित किया गया है किसके आधार पर किया गया है? जाति व्यवस्था के आधार पर। ये उच्च जाति के लोग जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पहले ये एक वर्ण के रूप में थे लेकिन अब जाति के रूप में है। यानी कि ब्राह्मण जाति सबसे ऊपर रखी जाती है, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के आधार पर जो है सामाजिक स्तरीकरण यहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, पश्चिमी देशों में स्तरीकरण का आधार क्या है? वही प्रश्न, अभी हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे थे। भारत में जाति है और पश्चिमी देशों में क्या है? स्तरीकरण का आधार वर्ग, यानी कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस तरीके से। यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वहाँ पे किसी की आय को देख करके या फिर कहें कि सबलता और निर्बलता देख करके, एक धन के आधार पर वहाँ पे कि जिसके पास अधिक पैसा है, अधिक संपत्ति है, वो उच्च वर्ग का हो गया, और जिसके पास कम है वो निम्न वर्ग का हो गया। तो वहाँ पे वर्ग जो है सामाजिक स्तरीकरण का आधार है। कहाँ पे? पश्चिमी देशों में। अब प्रश्न नंबर 21 देखें, नातेदारी कितने प्रकार की होती है? नातेदारी कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये परिवार वाला जो आपका टॉपिक है उसी के अंतर्गत ये नातेदारी वाला टॉपिक आपका आता है। और इस नातेदारी के बारे में ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि नातेदारी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से वो प्रकार हैं, वो भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो नातेदारी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी जो जन्म से ही हमारा जो है जिनके साथ नाता जुड़ जाता है वो रक्त संबंधी हो गई, और विवाह संबंधी जो विवाह के उपरांत जो रिश्ते हमसे जुड़ते हैं उसको विवाह संबंधी नातेदारी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, जब एक वर्ग, यहाँ पे एक शब्द मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे एक शब्द और आएगा बीच में। जब एक वर्ग जब एक वर्ग अनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जाति की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? जाति की एक परिभाषा अभी हमने देखी मजूमदार और मदन की, कि जाति एक बंद वर्ग है। और यहाँ पर एक दूसरी परिभाषा आप फिर से देख रहे हैं, जब एक वर्ग अनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? चार्ल्स कूले की। चार्ल्स कूले की ये परिभाषा है कि जब एक वर्ग आनुवंशिक होता है तो हम उसको जाति कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखें, कौन से विद्वान ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? कौन से वो समाजशास्त्री हैं, कौन से वो विद्वान हैं जिन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? तो किसने कहा है? घुरिये ने।
घुरिये एक महान समाजशास्त्री हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो जनजातियां हैं वो पिछड़े हिंदू जो है कह करके इन्होंने संबोधित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा घुरिये। प्रश्न नंबर 24 है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया? मंडल आयोग का गठन कब किया गया? 1979 में। प्रश्न नंबर 25 देखें, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ, इसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर त्रिपिटक हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन वेद का नाम। सबसे प्राचीन वेद का नाम। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन या फिर कहें सबसे पुराना वेद है। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? तो किस प्रकार का है? पितृसत्तात्मक। यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार जो है अधिक मात्रा में है। तो यहाँ किस प्रकार का समाज है? पितृसत्तात्मक, यानी कि जो सत्ता यहाँ पे है वो पिता के हाथ में होती है या पुरुष के हाथ में होती है। किसी भी परिवार का जो सबसे अधिक उम्र का जो पुरुष है उसके हाथ में जो है सत्ता होती है। इसलिए भारत में किस प्रकार का समाज है? भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति से संबंधित आपका प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। ये प्रश्न याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिकरण के कारण परिवारों में क्या परिवर्तन होता है? औद्योगिकरण के कारण अगर किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होने लग जाती है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे या फिर कहें कि औद्योगिकरण के कारण परिवारों में या फिर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर भी ना हम बात करें, क्योंकि औद्योगिकरण विशेषकर कहाँ पे होता है? नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण होता है। तो उससे परिवारों में क्या फ़र्क पड़ता है या क्या परिवर्तन आता है? तो क्या आता है? औद्योगिकरण से परिवारों का विघटन शुरू हो जाता है, यानी कि परिवार टूटने आरंभ हो जाते हैं। वर्तमान समय में आप देखें, एकाकी परिवार जो है एकाकी परिवार अधिक मात्रा में है। पहले प्राचीन समय में संयुक्त परिवार अधिक थे और अभी वर्तमान में क्या है? एकाकी परिवार है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण या फिर कहें कि उद्योगों की स्थापना इस कदर बढ़ गई है या फिर उद्योग इस तरह से बढ़ गए हैं कि लोग नौकरी के लिए शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर परिवार टूट जाते हैं और एकाकी परिवार बन करके रह जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रश्न अभी मैंने जब ये वीडियो शुरू हुआ था उसके आरंभ में मैंने आपको बताया एक बार कि पुरुषार्थ जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ वाला टॉपिक मैंने आपको कराया भी है मेरे चैनल पे, आप जाइएगा और पुरुषार्थ वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसमें आप अच्छे से जो है समझ जाएंगे कि पुरुषार्थ क्या है। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको चारों पुरुषार्थों को समझाया है। तो इसका आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, अंतिम पुरुषार्थ का नाम क्या है? ये भी आपने अभी सुन लिया मेरे मुंह से। अंतिम पुरुषार्थ का नाम क्या है? मोक्ष है। प्रश्न नंबर 32 है, समाजशास्त्र के जनक कौन है? ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, यानी कि समाजशास्त्र का पिता किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? अगस्त कॉम्टे को। इनको अगस्त कॉम्टे भी बोला जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे। इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। प्रश्न नंबर 33 है, एक से अधिक एकाकी परिवारों से बना हुआ परिवार क्या कहलाता है? एक से अधिक एकाकी परिवारों से बना हुआ परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 34 है, वंश के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न लेकर के आई हूँ आप इन पर गौर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है कहीं न कहीं आपके 12th में आपके 3 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और उसके बाद जो है आपकी बोर्ड होती है। और तीनों प्रश्न पत्रों में से किसी न किसी प्रश्न पत्र में ये प्रश्न जो है आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 क्या है? वंश के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के हैं? होते हैं 2 प्रकार के, मातृवंशीय परिवार और पितृवंशीय परिवार।
जहाँ पर वंश माता के नाम से चलता है उसको मातृवंशीय परिवार कहते हैं, जहाँ पे वंश पिता के नाम से चलता है वहाँ पे पितृवंशीय परिवार होते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 है हमारा, चिपको आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये वैकल्पिक प्रश्न हो सकते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें अगर आपको इस तरीके का प्रश्न अगर आपके सामने आता है और वहाँ पे अगर लाल बहुगुणा जी का नाम दिया गया है तो आप इस पर ही टिक करेंगे। चिपको आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलन था, तो इससे किसका नाम जुड़ा हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा जी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे चिपको आंदोलन के, इसलिए इनका नाम जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड राज्य के का जो चमोली जिला है, इस जिले के का एक गांव है रैणी गांव, यहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन था। तो इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में चमोली जिले के रैणी गांव से शुरुआत हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला है, नक्सली आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? नक्सली आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? नक्सली आंदोलन पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है नक्सलबाड़ी क्षेत्र, यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के मध्य में हुई थी। 1960 का दशक के मध्य में मतलब लगभग 1965 के आसपास से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 39 है, प्रबल जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? प्रबल जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? किन्होंने प्रबल जाति की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो कौन है? MN श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 40 है आपका, सत्ता के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। तो यहाँ पर आपने 40 प्रश्न देखे, क्लास 12th समाजशास्त्र की जो आप उसकी पुस्तक है, इससे संबंधित हमने 40 प्रश्न यहाँ पर देखे। सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और मुझे लगता है कि आपको सब लगभग रट गए होंगे, क्योंकि इतना कठिन तो कुछ भी नहीं था इसमें। तो 40 प्रश्नों की श्रृंखला ये आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर के आई थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये आपकी ही पुस्तक से संबंधित प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत आभार। वीडियो के आखिरी तक जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो अब मैं जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।